नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्वांचल के प्रख्यात वयोवृद्ध अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह का मंगलवार को उनके आवास पर निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। वे विगत एक सप्ताह से गंभीर रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही ठंडी सड़क पर स्थित उनके आवास पर अधिवक्ताओं एवं उनके शुभचिंतकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लाल बहादुर सिंह 1956 से वकालत कर रहे थे। जनपद के अलावा कई जिलों में भी वकालत के लिए जाते थे। इमरजेंसी के समय लगभग 18 महीने तक जेल में रहे। वे अधिवक्ता परिषद की संस्थापक सदस्य तथा वर्तमान में राष्ट्रीय संरक्षक थे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के 2 बार सदस्य रहे। उनके निधन की जानकारी मिलने पर जिला जज जितेंद्र कुमार सिंह, अपर जिला जज जैनेन्द्र कुमार पांडे उनके आवास पर पहुंचे तथा उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। उनके आवास पर पहुंचने वालों में विंध्यासिनी प्रसाद सिंह, अजय सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, डीजीसी फौजदारी पीयूष प्रियदर्शी त्रिपाठी, डीजीसी सिविल रामकृष्ण मिश्रा, डीजीसी गोपाल पांडे, दीपक मिश्रा, वीरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। उनके पुत्र जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह का पार्थिव शरीर पहले उनके पैतृक गांव पंदहा ले जाया जाएगा। वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनका अंतिम संस्कार बुधवार को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक नामित ज्ञापन सौंपने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जनपद में व्यापार के हित में आपके प्रयास सराहनीय है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल जनपद आजमगढ़ में गुमती ठेला व फुटपाथ पर अपनी रोजी रोटी व अपनी बीवी बच्चों का किसी तरह लालन पालन कर रहे हैं। पहले यह आश्वासन दिया गया था कि इन लोगों को चिन्हित कर दुकान बनवाकर स्थापित किया जाएगा और यह लोग प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर जाने के लिए तैयार भी हैं। इन लोगों द्वारा नगरपालिका परिषद में सरकार द्वारा जारी योजना के क्रम में अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया जा चुका है। इस संबंध में पूर्व में भी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कहीं भी वेंडिंग जोन बनाकर दुकान नहीं बनवाया गया। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा और गुड्डू सेठ ने अनुरोध करने पर जो सभी लोग वापस चले गए वो यह कहते हुए गए कि आप जिलाधिकारी से बात कर लीजिए, ऊपर से आदेश आया है कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर कोई भी दुकान नहीं रहेगी। पत्रकार से हुई बातचीत में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा ने कहा कि यह छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के क्रम में गुमती ठेला व फुटपाथ पर रोजी रोटी कमाने वालों को बिना स्थापित किए उनके वर्तमान स्थान से न हटाया जाए। वहीं एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को पत्रक भेज उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। आज जो है एडीएम साहब के नेतृत्व में नगरपालिका के कर्मचारी अधिकारी जो है आज सिविल लाइन से लेके अब पूरा नरौली तक ये लोग दुकानें जो फुटपाथ पे दुकानें थी उसको बुलडोजर लेके तोड़ना शुरू किए, ट्रैक्टर पर लादना शुरू किए। इनका ठेला गुमती जो भी फुटपाथ पे कपड़ा लगाए थे, जूता वूता बेच रहे, जो भी मोची जूता छिलने वाले पालिश करने वाले थे, सबका ये लोग गुमती उमती जो भी फुटपाथ पे जो भी सामान था ये लगे बुलडोजर से उठा के अपने नगर पालिका के टाली पे लादने लगे। यहाँ से कुछ व्यापारी हमको फ़ोन किए, हमारे व्यापारी जो थे, और मैं तुरंत वहाँ से भाग के आया तो माननीय एडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से ये कहा कि भाई आप जो है सरकार की योजना है, एक योजना के तहत जो है आप जो है इनको हटवा रहे हैं। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये 2018 में लागू हुआ और उसमें यह था कि इनको वेंडिंग जोन के तहत दुकान बनवा के दिया जाएगा, जगह जगह चिन्हित करके दुकान बनवा के दिया जाएगा और कहीं भी दुकान नहीं बना। जब जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग हुई तब यह बजट नहीं। आजमगढ़ जिले में महिला शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न ब्लॉकों से आई शिक्षिकाओं के ऊपर जाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नोट कैम ऐप के द्वारा उपस्थित फोटो भेजने के आदेश को निरस्त करने के संबंध में ज्ञापन दिया। शिखा मौर्य ने बताया कि बिना संसाधन के ही अध्यापक डीबीटीए
प्रेरणा के साथ नेट परीक्षा तक विभिन्न कार्य संपन्न करा रहे हैं। ऐसे में एक और ऐप के माध्यम से सेल्फी भेजने का आदेश अध्यापकों को मानसिक रूप से पीड़ित करने वाला है। और जब विभागीय तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है, ऐसे में ऐप के माध्यम से सेल्फी भेजने का आदेश अध्यापकों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल में जिला उपाध्यक्ष जकिया परवीन, सुमी अथर्व, जिला मंत्री पारुल शर्मा, पल्हनी ब्लॉक महामंत्री पूनम मिश्रा, चंद्रकला पांडे, छठियां ब्लॉक महामंत्री क्रांति आर्या, अनिसा साफिया, एरोला ब्लॉक महामंत्री अर्चना सहित अन्य शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। आज हम लोग अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने आए हैं, एक पत्र देने आए हैं ज्ञापन, जो कि अभी कुछ दिन पहले उनका एक आदेश आया था नोट कैम्प के माध्यम से उपस्थिति फ़ोटो भेजने का 9:15 बजे तक। तो हम उसी के उसमें विरुद्ध जो है ये आए हैं पत्र देने कि इस तरह का आदेश वो निरस्त कर दें। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है ठीक है, इस पर वो विचार करेंगे। तो अगर नहीं विचार हुआ तो फिर आगे हमारी और रणनीति बनेगी और भी हम कुछ जो भी हो सकता है करेंगे इसके लिए। आजमगढ़ जिले में विद्युत संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मजदूर नेता आशीष कुमार पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिले में प्राइम 1 कंपनी द्वारा संविदा निविदा कर्मियों का टेंडर किया गया, जिसमें उनके में मूल वेतन से कम मूल वेतन पर एग्रीमेंट साइन किया गया। दूसरी तरफ संविदा कर्मी जहाँ मांग में 30 दिन में 26 दिन काम करते थे, तो वहीं नई कंपनी के द्वारा 30 दिन काम लेने के बाद मूल वेतन देने की बात की जा रही है। पुरानी कंपनी के द्वारा कर्मचारियों के से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपये बॉन्ड पेपर में किसी भी संगठन के द्वारा धरना न करने की मांग की जा रही है, जो मजदूर के हित में नहीं है, क्योंकि धरना हमारा मौलिक अधिकार है। संविदा कर्मचारियों का नवंबर माह एवं दिसंबर माह का वेतन व 6 महीने के रुके ईपीएफ को लेकर अनेक बार विभाग से कहा गया, परंतु आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के द्वारा पुराने कर्मचारियों के प्रति कोई उचित कार्रवाई न करते हुए नए लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनके साथ घूमने वाले लोगों की तरफ से लोगों में भय बनाया जा रहा है कि अगर पुराने लोग धरने पर जाते हैं तो जैसा पिछली बार स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ किया गया व्यवहार, वही रवैया बिजली निविदा कर्मचारियों के ऊपर भी लागू किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों ने मांग किया है कि उनके हित को ध्यान में रखते हुए इस टेंडर को निरस्त किया जाए तथा पुरानी कंपनी के मूल वेतन से बढ़ाकर नया टेंडर पास निविदा कर्मचारियों पर किया जाए। धरना करने का बहुत सा कारण है। पुरानी कंपनी का वेतन और ईपीएफ का अधिकारियों द्वारा किया जा रहा गबन, नई कंपनी से मिल के पुराने कर्मचारियों को बाहर करने व उनसे 500 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पे लेने और बॉन्ड भरवाने, मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए धरना किया जा रहा है डीएम साहब के कार्यालय पे। इससे पहले हम लोग अधीक्षण अभियंता कार्यालय में गए थे, जहाँ पे अधीक्षण अभियंता के द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि नई कंपनी आ गई है, आप इसका वो करिए, इंजॉय करिए। तो हमने कहा कि सर पुरानी कंपनी का क्या होगा, तो वो उस पर गर्म हो गया। हम कहा अगर नहीं होता है तो हम लोग अपने काम को भी सुचारू रूप से बंद कर देते हैं। अब मजदूर संघ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि जो नई कंपनी आउटसोर्सिंग के लिए जैम पोर्टल से अधिकृत की गई है, वो इनसे बॉन्ड भरवा रही है कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जिससे इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। और वो 30 दिन पूरा कार्य करने पे 30 दिन उनका वेतन देंगे, जबकि पहले 26 दिन महीने में काम करते थे और 30 दिन का वेतन मिलता था। उपरोक्त के संबंध में इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु शासन भेज दिया जाएगा। आए दिन इन लोगों का शोषण किया जाता है, लगातार काफ़ी दिनों से ये मामला रहा है बिजली विभाग के द्वारा, तो इस पर क्या कार्रवाई? इसमें इनके मुख्य अभियंता विद्युत तथा एक्सीएन से बात करके जो भी इनकी समस्याएं हैं, जनता को त्वरित ढंग से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंध में जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी तथा इनके जो भी विधि सम्मत देयक होंगे उनका भी भुगतान कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के बुद्धसैनपुर गांव निवासी पीड़ित ने दबंग भूमाफियाओं पर फर्जी तरीके से अमल दरामद कराने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर अंबेडकर पार्क में परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठा था। पीड़ितों ने नायब तहसीलदार निजामाबाद के आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित ने बताया कि गाँव के रहने वाले दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति मुन्ना से उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। गाँव में उसकी जमीन पर चकबंदी के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से अमल दरामद करा के अवैध कब्जा कर लिया है। इसको लेकर तहसील प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, दबंग उसे आए दिन धमकी भी देते रहते हैं। इसको लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठा था, लेकिन नायब तहसीलदार के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है।
तो वहीं नायब तहसीलदार ने बताया कि इसकी जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, इसकी जांच कराई जा रही है और अभी एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई है। एसडीएम साहब भी एक पत्राचार जो है चकबंदी विभाग को करने वाले हैं और आरके अभिलेखागार में भी एक पत्र जाएगा जिसमें ये पुष्टि की जाएगी जो ये इनकी अमल दरामद फर्जी हुई है वो किस प्रकार से हुई है और सही है या गलत है। ठीक है, फिलहाल तो इनके साथ इनकी ज़मीन जो सुरक्षित है और किसी प्रकार का खतौनी में इंदराज नहीं हुआ। अगर इस तरीके का अगर कुछ पाया गया तो दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जिले के मंडलीय चिकित्सालय एवं लालगंज, तरमा, लाटघाट एवं कोल्हूखोर में स्थापित 100 एवं 30 बेडेड चिकित्सालय में आगामी कोविड-19 की संभावित लहर से बचने एवं उपचार तथा दवाओं, बेड, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन पाइपलाइन आदि की तैयारियों का मॉक ड्रिल कराया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर कोविड-19 के L3, L2 व L1 चिकित्सालय में मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आगामी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं जानकारी प्राप्त करने तक कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सहायता हेतु कलेक्ट्रेट में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम के सभी हेल्पलाइन नंबरों को तत्काल सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने होम आइसोलेशन में मरीजों से बात करने, ट्रेसिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोल शीट पर अपलोड मरीजों के संपर्क में आने वालों की सैंपलिंग सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर एडिशनल सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार ने कोल्हूखोर में स्थापित 30 बेडेड कोविड-19 चिकित्सालय में मॉक ड्रिल कराया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन पाइपलाइन का आकलन किया। एक मशीनों को चेक किया गया। कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया गया। आकस्मिक में कोई मरीज आता है तो उसका पूरा मॉक ड्रिल कराया। डॉक्टर संजय ने थोड़ी बहुत कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार दवाओं के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही चिकित्सालय की खिड़कियों की जाली, दरवाजे एवं शौचालय के दरवाजे, खिड़की को अच्छा बनाने के लिए निर्देश दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से भटक कर पहुंचे विचित्र युवक को मेहनाजपुर थाने की पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद परिजनों को ढूंढकर सूचना के देने के बाद उन्हें सुपुर्द कर दिया। बता दें कि मेहनाजपुर थाना प्रभारी राम उजागिर अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच सड़क किनारे एक युवक बैठा मिला। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो वह कुछ भी बताने में असमर्थ दिखा। काफ़ी मेहनत के बाद युवक ने अपना नाम व पता बताया। उसने अपना नाम रहीम बदशा पश्चिम बंगाल प्रांत के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर थाना क्षेत्र का होना बताया। मेहनाजपुर थाने की पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क साधा तो पुलिस को सफलता मिल गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों को मेहनाजपुर थाने की पुलिस ने युवक को उनके सुपुर्द कर दिया। इस दौरान परिजनों ने मेहनाजपुर पुलिस के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में फरार अभियुक्त को अवैध असलाह व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 5 नवंबर को फूलपुर कोतवाली पुलिस ने भोर मऊ तरकुल तिराहे से पिकअप में लदे मवेशियों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, जबकि दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा था। पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी थी कि इसी बीच फूलपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक जयप्रकाश को मुखबिर से सूचना मिली कि फरार अभियुक्त क्षेत्र के भोर मऊ गांव के पास मौजूद है, जिसके पास असलाह भी मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जयप्रकाश अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मुस्तकीम अहमद फूलपुर कस्बे का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने पिकअप में लदे 2 राशि गोवंश के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि महाराजगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुधीर पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप पर गोवंश लादकर अवसानपुर सरदाहा से शिवपुर बाजार की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुधीर पांडे अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर पिकअप में सवार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ ही पिकअप में लदे पशुओं को बरामद कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में स्वारत यादव महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव का निवासी है, तो वहीं शंकर कुमार सहदेवगंज गांव का निवासी है। सारी अटकलों को विराम लगाते हुए आखिरकार हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने नगर निकाय चुनाव से संबंधित अपना फैसला सुना ही दिया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव समय पर कराएं
हाई कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। कोर्ट ने 70 पेज का जजमेंट दिया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने का निर्देश जारी किया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा गत 12 दिसंबर को जारी उस नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया है, जिसके जरिए सरकार ने उस स्थानीय निकायों में प्रशासक तैनात करने की बात कही थी, जिनका कार्य शीघ्र पूरा होने जा रहा है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सरकार ने ओबीसी कोटे का आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का अनुपालन नहीं किया है। यह आदेश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने वैभव पांडे की याचिका पर पारित किया था। वैभव पांडे सहित कई याचिकागणों ने अलग अलग याचिका दायर करके नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया था। याचिकागणों की ओर से दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल सुरेश महाजन के मामले में दिए गए निर्णय में स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जारी करने से पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा। यदि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता नहीं की जा सकती है तो SC/ST सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करते हुए चुनाव कराए जाएंगे। आरोप लगाया गया था कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट के 5 दिसंबर 2022 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को भी शामिल किया गया। कोर्ट के फैसले के बाद नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे जनरल कैटेगरी के लोगों में खुशी देखने को मिल रहा है। अब देखना है यह कि राज्य सरकार कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है या फिर हाई कोर्ट के फैसले को मानते हुए बिना आरक्षण के ही चुनाव कराती है।